वक्फ संशोधन विधेयक पर जबरदस्त बहस संसद में चल रही है। पूरी उम्मीद है कि 48 घंटों के भीतर ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे भेज दिया जाएगा। सीएए और ट्रिपल तलाक के बाद ये एक तीसरा ऐसा बड़ा कानून है जिसे एक खास समुदाय के खास तबके में काफ़ी बेचैनी है। जब मामला 8 लाख एकड़ जमीन का हो और 1,20,000 करोड़ रुपए लगभग की जायदाद का सवाल हो तो जमींदार का बेचैन होना स्वाभाविक है। ये आंकड़े उसी सच्चर कमेटी के हैं जिनकी रिपोर्ट का हवाला देकर देश में मुसलमानों का भला करने की बात होती है। वक्फ का इतिहास दरअसल है तो अंग्रेजों के समय से। पहला आया था वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, फिर 1923 में आया द मुसलमान वक्फ एक्ट, 1935 में फिर बदलाव होता है और फिर आज़ादी के बाद 1954 में पहला कानून बनता है जिसके बाद राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए जाते हैं। 1964 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल बनता है, लेकिन खेल होता है 1995 में जब वक्फ बोर्ड को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए। फिर कांग्रेस ने 2013 में संशोधन किया और इंक्रोचमेंट रोकने के नाम पर और अधिकार दे डाले। फिर गोरख धंधा शुरू होता है। जो वक्फ धार्मिक कार्यों और गरीबों के कल्याण के लिए बना, उसने जमीन कब्जाने का काम शुरू कर दिया। सारे गोरख धंधों पर ब्रेक लगाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल एक संशोधन कानून पेश किया जो जेपीसी के रास्ते कानून बनने की दहलीज पर खड़ा है। नए कानून से दरअसल क्या बदल जाएगा, आज हम इसी की चर्चा करेंगे 5 पॉइंट्स में कि इससे बदलेगा क्या। तो जो मुख्य बदलाव है उसमें पहला, वक्फ अलाल औलाद यानी परिवार वक्फ। अब इसके बनाने से पहले उत्तराधिकारियों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं मुसलमान होने के नाते वक्फ अलाल औलाद या परिवार वक्फ बना सकता हूं। मैंने संपत्ति इस दायरे में रख दी। इसके बाद मेरे बेटे या बेटी या उनके बच्चे इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते पुराने कानून के मुताबिक। अगर वंश ही खत्म हो जाए तब क्या होगा? तब वो संपत्ति उस मस्जिद या वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें उत्तराधिकार के कानून के तहत उस संपत्ति को वापस दिया जाए, तब ये वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति नहीं जाएगी। दूसरा, वक्फ बाय यूज। ये अब इसको ऐसे समझिए, ना खाता ना बही, जो वक्फ कह दे वही सही। ये मैं नहीं कह रहा। संसद में बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने भी ये बात कही और बताया कि कैसे पटना के डाक बंगला इलाके की बेशकीमती ज़मीनें रातों रात वक्फ की हो गई थी। पुराने कानून के इस बेतुके अधिकार की हर तरफ निंदा हुई। अगर हम आप कोई संपत्ति लेना चाहें तो बाकायदा पैसे देकर रजिस्ट्री करानी पड़ती है, लेकिन वक्फ बोर्ड चाहे तो जहां नजर गई उस संपत्ति को वक्फ का बता सकता है और बना भी सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये अंधा कानून नहीं तो और क्या था। और जिसकी जमीन वक्फ की हो गई वो इसे वापस लेना चाहे तो क्या कानून है? कोर्ट में तुम साबित करो कि यह जमीन तुम्हारी थी। वक्फ के लिए यही कहना काफ़ी है कि हम इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए कर रहे थे। बिना दस्तावेज के भी वो ज़मीन उसकी मानी जाएगी। अब ये नए कानून में इतिहास बनने जा रहा है। जो संपत्ति पहले वक्फ की हो चुकी है उससे छेड़छाड़ नए कानून में भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है या वो संपत्ति सरकार की है, तब वो वक्फ की नहीं रह जाएगी। ये 2 शर्तें नए कानून में होंगी। तीसरा, गैर मुसलमानों और महिलाओं की भागीदारी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। मुस्लिम महिलाओं और सभी मुस्लिम सेक्ट, इसमें शिया, सुन्नी, आगा खानी है, इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अमित शाह ने इसको बहुत क्लैरिफाई किया सलीके से कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर वक्फ है तो उसका चेयरमैन या सीईओ कोई उसी समुदाय का हो, ये कैसे ज़रूरी हो सकता है। चौथा, विवाद समाधान में बदलाव। अब ये तय करने का अधिकार कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी है, अब वक्फ ट्राइब्यूनल के बजाय राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर की होगी। पहले तो कानून में डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था, लेकिन जब ये कानून जेपीसी में गया अभी तो टीडीपी, जेडीयू के कई सदस्यों ने कहा कि नहीं, आईएएस को मत दो। दरअसल उनका ये था कि स्टेट गवर्नमेंट का आईएएस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल होते हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सरकार ने इसे मान लिया है और एक डीएम से ऊपर लेवल के अधिकारी अब इसको देखेंगे ये सारा काम। और 5वां और सबसे अंतिम, रजिस्ट्रेशन और ट्राइब्यूनल। ये जो बदलाव हुआ है, सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने में डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी संपत्ति पर विवाद हुआ, तो रजिस्टर्ड नहीं होने की हालत में अदालत में वक्फ का
जो दावा है वो कमज़ोर होगा। ट्राइब्यूनल की संरचना भी बदली गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष और संयुक्त सचिव रैंक के एक ऑफिसर को शामिल किया गया है। मुस्लिम कानून का विशेषज्ञ हो ऐसा कोई व्यक्ति आना चाहिए, इसे नए कानून में नहीं माना गया, इसको हटा दिया गया था। एक और जो एक तानाशाही कानून थी, पहले कानून था, वो ये कि ट्राइब्यूनल ने अगर कोई फैसला कर दिया तो वो अंतिम होता था। अरे भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार लोगों को है, लेकिन उन गरीब मुसलमानों या जिनकी ज़मीन कब्जाई गई वो उस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी न जाएं, ये कैसा कानून था। अब इसको बदल दिया गया है। अब आप 90 दिनों के भीतर ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यानी न्याय मिलने के दायरे को बढ़ाया गया है। जिले के डीएम के पास वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण का भी अधिकार होगा। अगर मामला कोई बड़ा हो तो स्टेट गवर्नमेंट सीएजी से भी सर्वे करा सकती है। अब जरा सोचिए, ये बदलाव हो जाए तो फायदा किसका है। इसे लालू यादव ने 2013 में क्लियर किया था, जिनकी पार्टी आज विरोध में वोट करेगी लोकसभा में अगर आज वोटिंग होती है तो। उन्होंने कहा था काफ़ी लूट खसोट हुई है, हम बिल का समर्थन करते हैं लेकिन कोई सख्त कानून लाया जाना चाहिए। मतलब लूट खसोट अब बंद होगी, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा और हाँ, उन मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों का भी भला होगा जिनकी ज़मीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया। इस कानून से वक्फ के सारे काम में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें, न्याय का दरवाज़ा और बुलंद होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।